नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम 5 राज्यों के महा एग्जिट पोल का डीएनए टेस्ट करेंगे। आज गुरुवार है और आज ही हम आपको शनिवार के नतीजों का एग्जिट पोल वाला पूर्वानुमान बता देंगे। आज आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के एग्जिट पोल्स ने पूरे देश को क्या संकेत दिए हैं और होली से पहले किस पार्टी के चेहरे पर सत्ता का गुलाल लगेगा। महा एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि 5 में से 4 राज्यों में यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की सरकार बन सकती है, यानी बीजेपी के चांसेस काफी अच्छे हैं, जबकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि ये एग्जिट पोल्स का अनुमान है, ये फाइनल नतीजे नहीं है। एग्जिट पोल्स गलत भी हो सकते हैं। हालांकि आज की शाम इन एग्जिट पोल्स ने देश का अच्छा खासा मनोरंजन किया है। देश का माहौल ऐसा है जैसा T20 के मैचेस के दौरान होता है। अब असली नतीजे शनिवार यानी 11 मार्च को आएंगे, इसलिए आपको शनिवार तक का इंतजार करना होगा। लेकिन आज एग्जिट पोल्स ने जो तस्वीर देश के सामने रखी है उसे समझना भी जरूरी है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की नजर से देखें तो यह चुनाव नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, मायावती और राहुल गांधी सबके लिए कुछ बड़े संकेत, संभावनाएं और आशंकाएं लेकर आया है, डर लेकर आया है। उत्तर प्रदेश की हार और जीत का इन बड़े चेहरों की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये भी आज हम आपको समझाएंगे। इसके अलावा हम आपको आज का सबसे बड़ा इंटरव्यू दिखाने वाले हैं। अगर किसी पिता का बेटा आतंकवादी बनकर एनकाउंटर में मारा जाए तो ये उसके लिए सबसे मुश्किल वक्त होता है। ऐसे मौके पर भावनाओं को एक तरफ रखकर सही रास्ते का चुनाव करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन लखनऊ में मारे गए आतंकवादी सैफुल्लाह के पिता सरताज अहमद ने एक पिता के रूप में अपनी भावनाओं और निजी स्वार्थ को एक तरफ रखकर सही रास्ता चुना है। उन्होंने अपने आतंकवादी बेटे का शव लेने से इनकार कर दिया और देश के सामने एक नई मिसाल पेश की है। सरताज अहमद समाज के लिए एक नायक हैं और इसीलिए आज मैंने सरताज अहमद का एक इंटरव्यू किया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो बेटा मेरा नहीं हो सका, जो बेटा देश का नहीं हो सका, वो मेरा कैसे होगा। इस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जो अलगाववादी नेताओं और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों पर गहरी चोट करेंगी। ये इंटरव्यू भारत के कई भटके हुए लोगों की सोच बदल सकता है और इसीलिए आज इसे देखना पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। यूपी में किसी पार्टी को बहुमत न मिलने की सूरत में सीएम अखिलेश यादव ने बीएसपी से हाथ मिलाने के संकेत दिए हैं। एग्जिट पोल में यूपी को लेकर मिले जुले रुझानों के बीच अखिलेश ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा, गठबंधन पर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं हमेशा से बीएसपी नेताओं का सम्मान करता आया हूं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम उनका समर्थन ले सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कहना मुश्किल है। क्या परिस्थितियां होंगी ये वोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा। अभी इतना कह सकता हूं कि समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन अच्छी सीटें लाएगा और सरकार बनाएगा। कोई नहीं चाहेगा कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लगे। हम नहीं चाहते कि बीजेपी रिमोट कंट्रोल से शासन चलाए। बीजेपी ने कहा कि अखिलेश हार मान चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने अखिलेश के बयान पर सफाई दी है। अखिलेश यादव जी ने अपनी कमजोरी साफ कर दी कि अब उनकी पूर्ण बहुमत की जो दावे थे वो सही नहीं है। वो तैयार है कि किसी न किसी तरह सबके साथ वो अपनी सरकार बना लें और बीजेपी को बाहर रखें, मगर ये होने वाला नहीं है। मैंने अखिलेश जी का बयान अभी एक चैनल पर सुना। अखिलेश जी ने कहीं बीएसपी जी या बहन जी का नाम नहीं लिया है। अखिलेश ने कहा हम सांप्रदायिक ताकतों को नहीं बढ़ने देंगे, रिमोट से यूपी नहीं चलने देंगे। यूपी में अलग अलग एग्जिट पोल्स के मुताबिक किसी को भी बहुमत के आसार कम दिख रहे हैं। इंडिया टीवी सी वोटर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन को 155 से 167, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 135 से 147 और बीएसपी को 81 से 93 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 8 से 20 सीटें जा सकती हैं। एबीपी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 164 से 176 सीटें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 156 से 169 सीटें, बीएसपी को 60 से 72 सीटें और अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। आज तक और एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 260, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 100 और अन्य को 7 सीटें मिल सकती हैं।
न्यूज 24 और चाणक्य के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 285, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 88, बीएसपी को 27 तो अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। टारगेट है उत्तर प्रदेश है और भारतीय महा एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी और पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। उत्तराखंड की 70 सीटों में से बीजेपी को 43, कांग्रेस को 23 और अन्य को 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पंजाब की 117 सीटों में कांग्रेस को 54, शिरोमणि अकाली दल को 12, आम आदमी पार्टी को 50 और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में लगाया गया है। वहीं महा एग्जिट पोल के मुताबिक गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी सरकार बनने का अनुमान है। मणिपुर की 60 सीटों में से बीजेपी को 30, कांग्रेस को 20 और अन्य को 10 सीटें मिल सकती हैं। वहीं गोवा की 40 सीटों में से बीजेपी को 21, कांग्रेस को 11, आम आदमी पार्टी को 1 और अन्य के हिस्से में 7 सीटें जा सकती हैं। भोपाल उज्जैन एक्सप्रेस में बम धमाके और लखनऊ में हुई मुठभेड़ के बाद आज यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली। एटीएस ने आतंकी सैफुल्लाह के साथ ही गौस मोहम्मद और अजहर को कानपुर से गिरफ्तार किया। लखनऊ एनकाउंटर के बाद से दोनों आतंकी फरार थे। गौस मोहम्मद को आतंकियों के इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। यूपी पुलिस का दावा है कि गौस मोहम्मद और अजहर की गिरफ्तारी के बाद इस नेटवर्क के सभी आतंकी पुलिस की गिरफ्त में हैं। गौस मोहम्मद के बेटे ने पिता के देशद्रोही होने पर संबंध तोड़ने का ऐलान किया। मुझे कुछ नहीं पता, गिरफ्तारी हो गई तो बहुत अच्छी बात है। जो भी उसके लिए बेहतर हो करे, हम उसका पूरा सपोर्ट करेंगे। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, हमें किसी बात का अफसोस नहीं है। अगर देशद्रोह है, देशद्रोह के लिए है तो जो देश के साथ नहीं वो हमारे साथ नहीं। गृह मंत्रालय ने लखनऊ एनकाउंटर और एमपी के पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंप दी है। वहीं मारे गए संदिग्ध आतंकी सैफुल्लाह का शव आज लखनऊ के ऐशबाग में दफन कर दिया गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि जांच एजेंसी बहुत जल्द मामले की जड़ तक पहुंचेगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि पुलिस और एटीएस ने पूरी कार्रवाई पुख्ता सबूतों के हाथ लगने के बाद ही की है। गृह मंत्री ने आतंकी सैफुल्लाह को लेकर दिए बयान पर उसके पिता की तारीफ भी की। हर किसी के लिए देश पहले है, यह सैफुल्लाह के पिता सरताज कहते हैं। जबकि सैफुल्लाह देश का नहीं हो सका, इसलिए वह मेरा भी नहीं हो सकता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं सैफुल्लाह के पिता के प्रति सरकार की तरफ से भी पूरी सहानुभूति व्यक्त करता हूं और मैं समझता हूं पूरा सदन सैफुल्लाह के पिता सरताज के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करेगा। सैफुल्लाह के पास से 8 पिस्टल, 630 कारतूस, 4 सिम कार्ड, 1.5 लाख कैश और 3 पासपोर्ट बरामद हुए थे। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों पर हमले का मुद्दा आज संसद में गूंजा। तृणमूल कांग्रेस ने गांधी प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन किया तो सदन में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अमेरिका में भारतीय मूल के लोग डरे हुए हैं, लेकिन सरकार को कोई फिक्र नहीं। हर चीज को ट्वीट करते हैं, हर चीज पर वो बात करते हैं, इस पे क्यों चुप्पी साधे हैं, इस पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं? भारत सरकार ने भी इसे बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। अगले सप्ताह इस संबंध में एक डिटेल्ड स्टेटमेंट सरकार के द्वारा इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इससे पहले पीएम ने जीएसटी बिल संसद के इसी सत्र में पास होने की उम्मीद जताते हुए विपक्ष से सहयोग मांगा। जीएसटी की भी प्रक्रिया इस सत्र में पूर्ण हो जाए, उस दिशा में भी प्रयास और सबका सहयोग रहेगा। इस बीच लोकसभा ने आज मैटरनिटी लीव संशोधन बिल पास कर दिया। बिल पास होने के बाद कामकाजी महिलाओं को 12 हफ्ते की बजाय 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश मिल सकेगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। गोलीबारी में एक 15 साल के बच्चे की भी मौत हो गई। पुलवामा के अवंतीपुरा में लश्कर-ए-तैयबा के 2-3 आतंकियों के एक घर में छिपे होने की खबर मिली थी। करीब 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों की पहचान मोहम्मद शफी शेर गुजरी और अहमद गनी के तौर पर हुई है। सेना की कार्रवाई में स्थानीय लोगों ने अड़ंगा डालने की कोशिश की। गांव में लाउडस्पीकर से लोगों को एनकाउंटर साइट पर जुटने को कहा गया और सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया। हमारे 2 जवान जो अभी एक 92 बेस हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं और एक जवान पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। उनको बुलेट इंजरी मिली है, बट रिपोर्टेडली दे आर स्टेबल। वहीं सुरक्षा बलों ने बांदीपुरा में भी एक आतंकी को मार गिराया है। महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट पर फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा के खिलाफ गोवा के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हो गई है। ये शिकायत सोशल वर्कर विशाखा महाम्रे ने दर्ज कराई है। वर्मा ने एक्ट्रेस सनी लियोनी का नाम लेकर कल लगातार कई ट्वीट किए थे।
राम गोपाल के ट्वीट को देश की हर महिला का अपमान बताते हुए बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी ने उनकी फिल्में और शूटिंग रोकने की धमकी दी है। मैं शिवसेना का विधायक हूं। मैं यही चाहता हूं कि आज अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी और पुलिस ने उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की या राज्य शासन ने उनके ऊपर गुनाह अगर दाखिल नहीं किया तो हमें शिवसैनिक के नाते उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब तक राम गोपाल वर्मा देश की समस्त महिलाओं की, हमारी माता बहनों की माफी नहीं मांगते, तब तक उनकी कोई भी शूटिंग हम होने नहीं देंगे। और हम अमिताभ बच्चन जी से भी विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि जब तक राम गोपाल वर्मा देश की महिलाओं की माफी नहीं मांगता, वे भी उनके साथ काम नहीं करें। बॉलीवुड से जुड़ी 52,000 लोगों की मजदूर यूनियन ने भी राम गोपाल वर्मा के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। राम गोपाल की फिल्म सरकार 3 अप्रैल में रिलीज होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जिंदल पावर लिमिटेड को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने जेपीएल को 2 कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द करने का सरकार का फैसला बरकरार रखा है। कांग्रेस नेता नवीन जिंदल की कंपनी जेपीएल ने 2015 में कोल ब्लॉक की नीलामी के दौरान छत्तीसगढ़ के गारे पालमा और पश्चिम बंगाल के तारा कोल ब्लॉक की बोली जीती थी। जेपीएल ने गारे पालमा ब्लॉक के लिए सिर्फ 108 रुपए प्रति टन के हिसाब से बोली जीती थी, लेकिन सरकार ने जेपीएल की बोली को काफी कम बताते हुए ब्लॉक की नीलामी रद्द कर दी थी। जेपीएल ने सरकार के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक को 1 करोड़ का मुआवजा देने का केजरीवाल सरकार का फैसला खारिज कर दिया है। पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल को केजरीवाल सरकार ने 1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया था। एलजी अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव की फाइल वापस लौटाते हुए कहा कि नियमों के मुताबिक ये मुआवजा उसी को दिया जा सकता है जिसकी मौत ड्यूटी के दौरान हुई हो। रामकिशन ग्रेवाल ने 1 नवंबर को ओआरओपी को लेकर प्रदर्शन के दौरान जहर पीकर खुदकुशी कर ली थी। फैसला खारिज होने पर केजरीवाल ने ट्वीट कर इसके लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार बताया। 31 दिसंबर 2016 को एलजी का पद संभालने के बाद अनिल बैजल और दिल्ली सरकार के बीच ये पहला टकराव है।